NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको सान, किसान। Dimex UPVC, window and door system, made in Nepal. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निन्दाको लागि यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। आज हामी यस बारेमा विशेष चर्चा गर्दछौँ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको चाँतिए भारत बसाई कस्तो होला त? यो भ्रमण फलदायी र उपलब्धिमूलक हुन सक्छ त? यो भ्रमणको कुरा गर्दाखेरि यसका धेरै पाटाहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्ने अघि राष्ट्रपतिले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ र यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल अब सफल भएकै हो त? हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालका प्रधानमन्त्री पक्षको भारत भ्रमणको विशेषताको बारेमा, यसको महत्त्वको बारेमा, यसको प्रभावको बारेमा र भारतीय जनता पार्टीले कसरी लिएको छ भन्ने बारेमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता विजय जोलीसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। विजय जोलीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैं सभी नेपाली भाइयों और बहनों को न केवल नेपाल में, न केवल भारत में, पूरे दुनिया भर के नेपाली भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय हिंद कहता हूं और जय नेपाल कहता हूं। नेपाल भारत सम्बन्ध सफल छ या समस्या छ? चुनौती र अप्ठ्याराहरू के छ बताइए। देखिए, नेपाल भारत पड़ोसी मुल्क है। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी का है। अगर कोई मुझे देखेगा, डॉक्टर विजय जॉली को देखेगा तो कहेगा ये नेपाली है, और कोई ऋषि धमाला को देखेगा तो कहेगा ये भारतीय है। हम दोनों के बीच में और दोनों राष्ट्रों के बीच में जो एक सांस्कृतिक रिश्ता है वो कभी समस्या नहीं बन सकता। हाँ, एक परिवार के अंदर चार भाइयों के अंदर भी अलग अलग मुद्दों के ऊपर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वो वाद विवाद ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। आज नेपाल की 90% जनता हिंदू मूल की है और भारत के अंदर भी 88% लोग हिंदू मूल के हैं। दोनों देशों के अंदर जो ये एक हिंदुत्व का रिश्ता है, ये दोनों देशों को सदियों से जोड़ने का काम करता है। इसलिए भारत और नेपाल के संबंध कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हो सकते। भारत और नेपाल के संबंध केवल और केवल दोस्ताना, समझदारी, रोटी बेटी और एक दूसरे को समझदारी से एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करवाने के संबंध हो सकते हैं। नेपाल भारत संबंध में समस्या नहीं है, आपने कहा है। बहुत समस्या है, सीमा विवाद अभी तक समाधान नहीं हुआ। महत्वपूर्ण। देखिए, मैंने पहले कहा, एक परिवार के अंदर एक परिवार के अनेक समस्या अनेक होता है, लेकिन नेपाल भारत संबंध में अभी भी सीमा विवाद बाकी है। उनको कैसे समाधान करेंगे बताइए। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करना, एक दूसरे के विकास के अंदर एक दूसरे की का सहयोग करना, नेपाल के अंदर जो अथाह पानी का बहाव है उसके माध्यम से जो बिजली का उत्पादन है वो भारत और भारत के सहयोगी बांग्लादेश खरीदने को तैयार है। नेपाल के अंदर
वहां का समग्र विकास हो, वहां पर मेट्रो रेल आए, वहां के रास्ते बड़े हों, वहां के नौजवानों को यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे शिक्षा के अधिकार मिले। आप केवल और केवल एक डिफरेंस की बात करते हैं। नहीं, एक डिफरेंस के एजुकेशन, चलते एक और नेपाली जनता का समस्या बहुत है, उनके बारे में आपका भी चिंता है, हमारा भी चासो है, चिंता है। नेपाल को बनाना नेपाली भी सक्षम है, लेकिन भारत का सिर्फ सद्भाव और सहयोग चाहिए। विजय जोली जी, मैं आपको अनुरोध करता हूं, लेकिन जब तक जमीन का विवाद है ना, वो उसका मुट्ठू से धरा होता है। मुट्ठू नेपाली जनता कितना ही सम्मान करता है अपना जमीन का, त्याग के लिए तैयार है, देखिए बलिदान के लिए तैयार है। आप कितना किसका सम्मान करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेपाल और भारत के संबंध प्रगड़ता से आगे बढ़ रहे थे। नेपाल यूनाइटेड नेशन के अंदर जब मधेशी आंदोलन हुआ, जो आपने अपने भाइयों और बहनों के साथ जो भेदभाव किया, उसके चलते आपके देश में गतिरोध हुआ। हम जानते हैं, आप सहयोग तो हमसे लेते हैं, लेकिन अपने एयरपोर्ट्स चाइना से बनवाते हैं और फिर कहते हैं कि भारत और नेपाल के अंदर फ्लाइट्स की दिक्कत। भारत में चाइना का लगानी नहीं है। आपका भारत और चाइना के बीच में संबंध नहीं है। शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कितना निकट संबंध है, बताइए ना नेपाली। देखिए, नेपाल के लोग रोटी और दाल खाते हैं और भारत के लोग भी रोटी और दाल खाते हैं। नेपाल के लोग हर रोज चाउमीन नहीं खाते हैं। इसलिए आपका और हमारा जो रिश्ता है, उन रिश्तों को सजगता से संभाल के रखिए। हमारे प्यार को हमारी कमी मत मानिए। हम भारत 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ की लागत से काठमांडू में देता है और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले नेपाल के अंदर तुच्छ राजनीति के चलते उनको जलाया जाता है। कितना मेरे दिल को दर्द होता होगा। अगर मेरे नेपाली बहनों और भाइयों को दर्द होगा तो मुझे भी दर्द महसूस होता। जन स्तर में इतना प्यार भी है, प्रेम भी है, सद्भाव भी मैं भी है, रोटी बेटी का संबंध भी है, मैं जानता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल क्या है, आपने पता है कि नेपाल का एयरपोर्ट चाइना ने बनाया है, पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चाइना ने तो भारत में बहुत लगानी किया है ना, लगानी चाइना कर रहा है, तो आपका आपत्ति क्यों नेपाल में, कारण क्या हो? देखिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। नेपाल के पक्ष में जो भी देश आगे आता है, नेपाल को आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए। नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, पहले 6 घंटे के अंदर अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जर्मनी नहीं आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहां पर सहायता दी, डॉक्टर्स भेजे, अपने वर्कर्स भेजे, अपना साजो सामान भेजा, अपनी दवाइयां भेजी और उसको भी एक परे कर दीजिए। कोरोना कार्यकाल के अंदर जो भारत ने कोरोना की वैक्सीन नेपाल और नेपालियों की जान की, माल की हिफाजत करने के लिए भेजी, उनको डिफरेंसेस में मत आंकिएगा। लेकिन नेपाल के लोगों को, नेपाल के मीडिया को नेगेटिव प्रश्न आपके साथ पूछना नहीं चाहता हूं, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री भारत दौरा में है। ये भ्रमण सफल बनाना मेरा भी आपका भी दायित्व और जिम्मेदारी है, क्योंकि नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ बनाना चाहिए। लेकिन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भारतीय जहाज अपतन होगा कि नहीं होगा, अभी बताइए ना। देखिए, मैं आज जहाज उधर नहीं जा रहा है, क्यों? मैं आज कारण क्या है? डिफरेंसेस की बात नहीं करना चाहता हूं। भारत में नेपाल के चुने हुए प्रधानमंत्री जो तीसरी बार चुने गए हैं, आदरणीय पुष्पचंद जी का भारत आना, भारत और नेपाल के वर्तमान रिश्तों के अंदर एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। और इस नए अध्याय के समय अगर हम डिफरेंसेस की बात करते रहेंगे, लड़ाइयों की बात करते रहेंगे, वाद विवाद की बात करते रहेंगे, तो विकास कहां होगा? इसलिए आपको सोचना होगा, इतनी बड़ी संख्या के अंदर नौजवान नेपाली लड़के और लड़कियां किस लिए पाश्चात्य देशों के लिए पलायन कर रहे हैं? आज नेपाल के अंदर जो मुझे जानकारी है, बहुत से घर के बूढ़े बुजुर्ग घरों में अकेले रह गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए, अच्छे रोजगार के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बाकी अन्य देशों या भारत में भी आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, भारत से आर्थिक संबंधों में बात कीजिए,
राजनीतिक संबंधों में बात कीजिए और इनके साथ साथ डिप्लोमेटिक संबंधों में, क्योंकि भारत और नेपाल जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में हिमालय नहीं आता है। नेपाल और चाइना के बीच में तो हिमालय की पहाड़ियां आती हैं। हमारे बीच में तो एक दूसरे के साथ यहां से जाएं तो वहां और वहां से जाए तो यहां। हम एक कल भी थे, हम एक आज भी हैं और हम एक कल भी रहेंगे। लेकिन नेपाल के अंदर दिक्कत आपको क्या है? आप राजनीति के चलते सबको राजनीति का चश्मा लगाकर देखना चाहते हैं और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इसको वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा से चलते हैं। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये रूट चाहिए नेपाल को, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि जहाज आप अपतन करिए ना, जैसे आप तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थान अपतन करेंगे, पोखरा में क्यों नहीं करेंगे, भैरवा में क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण क्या है मुझे बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल की अनेकों बार यात्राएं की हैं। भारत ने नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र के अंदर, राजनीति के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर कितना योगदान दिया है, ये आप अपनी लीडरशिप से पूछिए। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है? नेपाल की जनता नेपाल के राजनीतिज्ञों को 5 साल के लिए चुनकर भेजती है और वो आपस में लड़ने और भिड़ने के कारण हर 2 साल के अंदर वहां पर सरकारें बदल जाती हैं। इसमें भारत का तो कोई दोष नहीं है। इसलिए आपको अपने राजतंत्र को अदल बदल हो सकता है, लेकिन नेपाल और भारत संबंध अदल बदल नहीं हो सकता है ना। सरकार आते जाते हो सकता है, देखिए राजनीति से चलते, इतना राजनीति से चलते नजरअंदाज करना, राजनीति से चलते सरकारों के संबंध बनते भी हैं और सरकारों के संबंध बिगड़ते भी हैं। इसलिए नेपाल की जनता वहां पर 2 साल के लिए सरकार नहीं बनाती। वो जो नेपाल की जनता बैलेट के ऊपर अपना मत देती है वो 5 साल के लिए देती है। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, नेपाल के अंदर पिछली सरकारें क्या पूरे 5 साल का कार्यकाल चला सकी? मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये दूसरे कार्यकाल पूरा 5 साल और 2024 के अंदर वो अगला 5 साल का भी कार्यकाल चलाएंगे। मिलीजुली सरकार है ना, कोलिशन गवर्नमेंट है ना, किसी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है। देखिए ये तो नेपाल की जनता और नेपाल के राजनीतिक दलों ने तय करना है। भारत में पहले से आपको चंद्रशेखर कितना महीने प्रधानमंत्री हुआ था, देवेगौड़ा कितना महीने प्रधानमंत्री हुआ था, इतिहास तो साक्ष्य है। भारत में 6 महीने कितने दिन चले थे, 1 वर्ष से। देखिए मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने चंद्रशेखर जी की बात की है तो चंद्रशेखर जी के जो 6 महीने का कार्यकाल था, इंडिया के बैलेंस ऑफ रिजर्व्स फाइनेंशियल जमीन में थे। और आज देखिए जो 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली या उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी चली, भारत में सशक्त मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं ना, आपने जो बताया कि नेपाल में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी लीडर 5 वर्ष प्रधानमंत्री चलाना असफल है। ये आपकी दिक्कत है, उसमें मैं हमारी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज तक किसी एक व्यक्ति ने 5 वर्ष प्रधानमंत्री नेपाल में नहीं चला है। लेकिन राजनीति में सरकार के बारे में आपने जो बात किया है ना, मैं आपको अनुरोध क्या कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता और विश्व का लीडर बन गए नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने माना, विश्व के नेता बन गए। आपने माना और आपने कहा, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं दैट नरेंद्र मोदी हैज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर, जो G20 के अंदर भी, कॉमनवेल्थ के अंदर भी, पैसिफिक हेड ऑफ स्टेट्स के अंदर भी, और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका वैचारिक बहस करने लेकिन बहुत अभूतपूर्व क्षमता है मोदी साहब। लेकिन नेपाल में बीपी कोइराला कितना डायनेमिक लीडर था, बीपी कोइराला जिसने इंटरनेशनली नेपाल को छवि आगे बढ़ाया। मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, जैसे 12 बजे समझौता तक आज नेपाल में शांति प्रक्रिया यहाँ तक ले आया। गिरिजा प्रसाद कोइराला हमारे साथ नहीं है अभी। मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना। और प्रचंड सशक्त द्वंद्व 10 वर्ष किया है परिवर्तन के लिए। आज वो नेपाल का प्रधानमंत्री है और भारत उनको समर्थन करेगा कि नहीं करेगा बताइए। देखिए जो भी वैश्विक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत की धरती पर आएगा,
हम उसको प्रणाम करेंगे, उसको खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे और उनको जो भी सहायता की जरूरत होगी शांति के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए और अगली यंग जनरेशन को सशक्त करने के लिए एजुकेशनली, शिक्षा के नाते, बोलने के नाते, काम करने के नाते, एम्प्लॉयमेंट के नाते भारत हमेशा नेपाल का सहभागी बनकर उसका सहयोग करता रहे। नेपाल में एक से एक लीडर है, इतिहास साक्षी है ना। आप जानते हैं नेपाल का सब लीडर का, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंह, सुशील कोइराला, मदन भंडारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ दिवंगत हो गए, लेकिन आज भी लीडर है। प्रचंड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, देश का राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, सब लीडर है नेपाल में। लीडर का कमी नहीं है। आपका तो सब लीडर से निकट संबंध है। माधव नेपाल को बनाने के लिए भारत को भी साथ चाहिए। देखिए आपने भूटान में कितना सहयोग किया, नेपाल में तो कम सहयोग किया है। क्यों बताइए? देखिए कभी कभी बांग्लादेश में आपने बहुत सहयोग किया, लेकिन नेपाल में क्यों? कभी कभी नेपाली नेताओं को, नेपाली राजतंत्र को, नेपाल की सरकार को अपने अंदर भी झांकना होगा। आपने कहा भूटान को भारत ने खूब सहयोग किया, तो कोई नेपाल का भी कम सहयोग नहीं किया है। लेकिन भूटान में मेरे प्रधानमंत्री के पुतले नहीं फूके जाते। आपके देश के अंदर आपकी रूलिंग पार्टी रही, एक तरफ तो दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मेरे प्रधानमंत्री के पुतले फूके जाते हैं। इनसे ठहराव आ जाता है, गति नहीं रुकती है, स्पीड नहीं रुकती है। इसलिए आवश्यकता एंटी इंडिया फीलिंग्स को नेपाल के अंदर सिमर डाउन करने की है। अगर आप किसी से सहयोग चाहते हो तो उससे प्रेम के दो बोल तो बोलोगे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल में बहुत सम्मान है। नेपाली जनता बहुत उनको इज्जत करता है। इसीलिए तो हम नेपाल के हमने तो उनको बहुत तारीफ किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 वर्ष में उन्होंने भारत में तरक्की किया है ना। देखिए ऋषि धमाला जी, मैं आपको तो नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप हमेशा नेपाल और भारत के संबंधों को मजबूत करने में लगे रहे। आपका एक चैनल ऐसा रहा है जिसने कभी भी दोनों देशों के संबंधों को खराब करने की बात नहीं की है। नहीं तो मीडिया और मीडिया के मित्रों का हाल तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। टिक 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 करते रहो, प्रिक 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 करते रहो। जो शब्द नहीं भी निकलवाने हो तो वो भी आप निकलवाना जानते हो। लेकिन आप भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करने में, सशक्त करने में हमेशा लगे रहे। और मैं आपको एक चीज और कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं 42 सालों से, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर रहे हैं। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत का ये दौरा हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। और मेरी आशा है, जैसे कि सरकारी तौर पर बता दिया गया है, इस विजिट के अंदर हम दोनों देशों के विकास के संबंधों पर, इन दोनों देशों के इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर, इन दोनों देश किस प्रकार से एशिया के मजबूत देश बन सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी। जो डिफरेंसेस होंगे वो आराम से आधिकारिक स्तर पर बैठकर सुलझा लिए जाएंगे। सुलझाइए। नेपाल भारत संबंध सुमधुर और प्रगाढ़ होना चाहिए और समस्या को समाधान करना चाहिए दोनों देश मिलकर। सीमा विवाद समाधान होगा। लिप्यो दो लिप्यो काला पानी को विषय वस्तु कैसे समाधान होगा, मुझे बता दीजिए। देखिए, दोनों देशों के अंदर सकारात्मक सोच है और दोनों देशों के अंदर इस बात की भी अवधारणा है। 1950 के अंदर नेपाल की रक्षा करने के लिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो
जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहां आपकी मर्जी से तैनात की गई थी ताकि नेपाल सुरक्षित रह सके, नेपाल समग्र रह सके। आप एक रेजोल्यूशन राजनीति के चलते नेपाल की जनता को एंटी भारत फीलिंग्स को उजागर करने के लिए नेपाल की सड़कों के ऊपर उन इश्यूज को लाते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन करते हैं और फिर भारत के ऊपर प्रेशर करते हैं कि हम आपकी सारी बातें आंखें बंद करके, दिल को बंद करके, दिमाग को बंद करके हम बात करेंगे। भारत ने कभी भी पड़ोसी देशों की धरती के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया है, तो नेपाल तो अपना भाई है। अतिक्रमण नहीं किया है, नेपाल का भूमि भारत ने अभी तक इसलिए भारत ने हमेशा कहा ये जो विषय, ये विकास का विषय नहीं है, ये तोड़ाव का विषय है। आप और नेपाल के जो राजनीतिक दल हैं, मैं उनका नाम इस शो में नहीं लूंगा, वो नेपाल की जनता को जो रोटी का संबंध है, जो व्यापार का संबंध है, जो व्यवसाय का संबंध है, जो रोजगार का संबंध है, जो शिक्षा के संबंध है, उनसे भटकाकर ऐसे इश्यूज को फोकस में लाते हैं ताकि भारत और नेपाल के संबंध विस्फोटक बने, हम एक दूसरे के विरोधी बने। विजय जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नहीं है, लेकिन सीमा विवाद है, सुस्ता में है, काला पानी में है। जैसे नेपाल में संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा है कि लिम्पियाधुरा लिपिलो काला पानी नेपाल के है। हम आपकी सब पॉलिटिकल पार्टी ने होकर नेपाल में संविधान किया है, हम आप नक्शा जारी किया है, इन भारत का अवधारणाओं आपत्ति है, को सिरे से खारिज करते हैं। हम आपके इन ऑब्जेक्शंस को, इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए ये विषय नेगोशिएटिंग टेबल पर, डायलॉग की टेबल पर जाएगा। आज उन विषयों को चर्चा कर कर नेपाल की जनता को आप गुमराह मत करिए। आज आप ये बताइए कि भारत आप आए हैं, भारत से सहयोग लेंगे या भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करने की बात करेंगे। लिपुलेख या जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कितने 50 किलोमीटर की धरती हम तो नेपाल के और नेपालियों के ऊपर वारकर ऐसे फेंक दें और आप उसको इशू बना रहे हैं। भारत से लाखों करोड़ रुपए का अनुदान अपने नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए लीजिए। आप भारत से मेट्रो रेल की टेक्निकल नो हाउ, आज भारत के अंदर आवागमन इतना इजी हो गया है, 2 वे, 4 वे, 6 वे हाईवेज बन गए। नेपाल को भारत की इस नो हाउ का आनंद लेना चाहिए, एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दरिया दिल का प्रधानमंत्री है, वो जो भी दे प्यार से लो, प्रेम से लो, सहयोग से लो, एंगेज होके लो, डायलॉग से लो। इस बार दोनों देश का प्रधानमंत्री के बीच में, मोदी और प्रचंड के बीच में सीमा विवाद के बारे में बातचीत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये विदित करा दिया गया है। लेकिन उनके अलावा जो सकारात्मक इश्यूज हैं, जो पॉजिटिव इश्यूज हैं, जो विकास के इश्यूज हैं, जो डेमोक्रेसी के इश्यूज हैं और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिनके ऊपर पूरा राष्ट्र खड़ा रहता है, उनके ऊपर बात। इश्यू क्या क्या है आज के दिन में बता दीजिए। इश्यू 1, 2, 3 क्या है नेपाल भारत संबंध में? इकोनॉमिक एजेंडा क्या? देखिए, सबसे बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा है नेपाल के अंदर। नेपाल के हिमालय से जिस प्रकार से पानी आता है, जिस प्रकार से हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते हैं और उन हाइड्रो प्रोजेक्ट से नेपाल इलेक्ट्रिसिटी उर्जित करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को अनइंटरप्टेडली आपकी शर्तों पर, आपकी तय दरों के ऊपर भारत ना केवल भारत में लेकर भारत की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को से भिड़ना चाहता है, दूर करना चाहता है, अपितु भारत और बांग्लादेश भी उस पूरे इकोनॉमिक एजेंडे में नेपाल का सहयोग करना चाहता है। समझिए। लेकिन नेपाल में उत्पादन जितना होगा बिजली, वो भारत खरीद करने तैयार है। अभी बांग्लादेश भी तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। प्रोवाइडेड देयर आर नो इम्पिडमेंट्स, राजनीति के चलते रोड़े नहीं लगे हैं। लेकिन चाइना ने जितना भी लगानी नेपाल में किया है, एयरपोर्ट बना है, हाइड्रो पावर में लगानी किया है, चाइना ने लगानी किया हाइड्रो पावर से उत्पादन बिजली भारत खरीद करने के लिए तैयार नहीं होगा। देखिए क्या है इसमें शर्त? जो चाइना के
फाइनेंशियल असिस्टेंस से नेपाल के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट बने और जो इलेक्ट्रिसिटी उनसे अर्जित हुई, क्या वो चाइना जाती है या नेपाल और भारत पास पास होने के नाते भारत में आती है? हमने उसके अंदर कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। नेपाल और नेपाली अपनी मेहनत से, अपनी अस्मिता से, जिस प्रकार से जो भी अर्जित करेंगे अपने खेतों में करेंगे तो आपके खेतों का अनाज हम लेंगे। अगर आप अपने पानी से बिजली का उत्पादन करेंगे तो नेपाल को सशक्त करने के लिए हम उस बिजली की खपत को भारत लेगा। भारत तो ऐसे खड़ा है, हाथों को बंद मत। चाइना को जितना भी है ना लगानी जो नेपाल में कर रहा है उसमें भारत का आपत्ति है? भारत का बिल्कुल आपत्ति नहीं है। नेपाल के अंदर अगर 4000 मैंडेरियन लैंग्वेजेस के स्कूल खुलेंगे, चाइना जिस प्रकार से अलग अलग देशों को अपनी आर्थिक सहायता देकर वहां की संघ प्रभुता को दबाने की कोशिश करता है, उसके प्रति आपको आगाह करना, आपको सजग करना और उन एमिनेंट डेंजर्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना, ये तो हमारा दायित्व बनता है एक पड़ोसी देश होने के नाते। और जिस प्रकार से ढोकलम के अंदर भूटान की संप्रभुता को चाइनीज की पीएलए इंट्रूजन किया, अगर भारत नहीं होता तो शायद चाइना अपनी बाउंड्रीज को लांघ जाता। सेम भारत के अंदर लेह लद्दाख के अंदर जो हुआ, ये तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम करना चाहता हूं, उनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जिसके नाते चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एजेंडे को भारत ने इस पूरे समग्र इंडियन ओशन के अंदर रोकने की कोशिश। हमें कोई दिक्कत नहीं है चाइना से, वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, हमें चाइना से कोई खतरा नहीं है। चाइना में ऑटोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी है, नेपाल में डेमोक्रेसी है। लेकिन मुझे आपत्ति तब होती है जब नेपाल के अंदर चीन का राजदूत नेपाल के अलग अलग राजनेताओं से घुटर पुटर करता है, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, उसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन जरूर है। भारतीय जनता पार्टी नेपाल में हिंदुत्व के लिए पैसा क्यों देना चाहता है? क्यों दिया आपने पैसा रकम? हमने अमेरिकन गवर्नमेंट का रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा? आधिकारिक रिपोर्ट आ गया है अमेरिकन गवर्नमेंट को। अमेरिका ने बोला है कि फर्स्ट रूप में अपने दृष्टिकोण आगे लिया है। आप लोग अमेरिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं जिन्होंने एमसीए का विरोध किया वहां पर। आप अमेरिकन गवर्नमेंट का पाठ हमें पढ़ाना चाहते हैं, जिसके राष्ट्रपति जो बिडेन 22 जून को भारत के प्रधानमंत्री को अपने व्हाइट हाउस के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर स्टेट डिनर देने वाले हैं। हमें मत पाठ पढ़ाइएगा, हमें अपने पाठ हमने पढ़े लिखे हुए हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी पुख्ता है। भारतीय जनता पार्टी नेपाल को लीडर को पैसा देकर हिंदू राष्ट्र को पक्ष में उनको आगे बढ़ाना के लिए चाहता है। मैं इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। ये झूठ है। अमेरिकन गवर्नमेंट का रिपोर्ट, ये आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ा? ये झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ को पुलिंदे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट का रिपोर्ट। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते मैं चाहूंगा कि अगर नेपाल के अंदर जहां 90% हिंदू, ऋषि धमाला क्या है? हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो? बताओ आप पहले मुझे बताइए इस कैमरे को, आप क्या हैं? आप क्या है? मैं हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं। सेकुलर राष्ट्र के एक नागरिक, आप हिंदू हैं या नहीं है? मैं भी सेकुलर राष्ट्र, आप अपना पहले में मेरा आस्था है। आप हिंदू हो या किसी और धर्म के, आप बताइए। हिंदू धर्म को मानता और वैसे ही मैं भी हिंदू पशुपति नाथ का, देश का एक बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। यही मैं चाहता था। मैं सब धर्म का समान सम्मान भी जरूर करिए, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। जैसे एक मुसलमान को मुसलमान होने पर गर्व है, वैसे ही डॉक्टर विजय जॉली को उसके हिंदू होने पर गर्व है। और लेकिन नेपाल के अंदर 90% हिंदू होने के बाद मैं तो चाहूंगा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाए। लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं, बॉटम लाइन क्या है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखिए, थक गई। मेरा तो ये बता दीजिए आज नेपाली जनता को। मैं नेपाली जनता से ये प्रार्थना कर रहा हूं, आपको जिस धर्म से सुख और शांति मिलती है, आपको काशी पशुपति नाथ मंदिर में जाकर प्रणाम करने का मन करता है, वो आपके राष्ट्र का धर्म है।
अगर आप नेपाल में हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो क्या सऊदी अरेबिया में बात करेंगे, क्या पाकिस्तान में बात करेंगे, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल में धार्मिक स्वतंत्रता पाकिस्तान है और होना चाहिए। आज के दिन में हिंदुत्व को नेपाल में सम्मान करने नागरिक बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि हिंदुत्व मेजॉरिटी में होने के बावजूद सभी धर्मों का सम्मान करता है। यही तो मैं आपके मुंह से निकलवाना चाहता था। हिंदुत्व नेपाल कभी में भी सभी धर्म का सम्मान है। नेपाल क्या सम्मान है, भारत में भी संपूर्ण है, लेकिन हम उन धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ हैं जो कहते हैं अगर आपने मेरे धर्म में विश्वास नहीं किया तो आप हमारे विरोधी हो, और विरोधियों का काम क्या होता है, उनका गर्दन। लेकिन राष्ट्र के पक्ष में जब आंदोलन हुआ था, विपक्ष में जनता आया था सड़क में निरंकुश संस्था के विरुद्ध में, आप भी उस समय नेपाल गया था भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि बनकर। उस समय रिपोर्टर्स क्लब में आप आया था, महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिया था, वो राष्ट्रीय बहस को विषय हुआ था। नेपाल में अभी राज संस्था के बारे में फिर बहस शुरू हो रहा है। भारत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को फिर राजा बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो उनको निमंत्रण देकर उनको स्वागत किया है ना, क्यों, कारण क्या है? नेपाल में राजा वो बनेगा, प्रधानमंत्री वो बनेगा या राष्ट्रपति वो बनेगा जिसको नेपाल की जनता चाहेगी। अगर कोई हमसे मिलना चाहता है, हम उसको मिलने से रोक नहीं सकते। हम तो नेपाल के राजा से भी, प्रधानमंत्री से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी, जो नेपाल की धरती पे तो अंतर्द्वंद करते हैं लेकिन भारत में आकर हमसे बात करते हैं, हम उनसे बात करने के रास्ते कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन हम पे झूठे आरोप नहीं लगाइए। ये नेपाल की जनता ने तय करना है कि नेपाल के अंदर किस प्रकार का राजतंत्र होगा, लोकशाही होगी या राजशाही होगी। लेकिन लोकतंत्र नेपाल में आज के दिन में सशक्त है। लोकतंत्र का विकल्प है? भारत का बॉटम लाइन क्या है? लोकतंत्र का विकल्प तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को जिस ढंग से आपसी मतभेदों के चलते, लड़ाइयों के चलते, आकांक्षाओं के चलते प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो व्यवधान आते हैं, हर 2 साल में नेपाल की सरकारें गिर जाती हैं। मैं चिंतित हूं नेपाल के लोकतंत्र के बारे में। मैं आपसे ये खुली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नेपाल से प्यार करता हूं, और नेपाल की धरती पर जाते ही मैं नेपाल की माटी को अपने सर से लगाता हूं। शायद पिछले जन्म में डॉक्टर विजय जॉली नेपाल में जन्मा था, इसलिए जो हमारा प्यार है, हमारा जो लगाव है, उसको सीधी बातचीत में, स्ट्रेट बातचीत में उसका मुख मत मोड़िएगा। हम दिल से, दिमाग से, आत्मा से, एक्शन से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल प्रेम है ना, नेपाल और नेपाली जनता उनको बहुत प्रेम करती है। आप क्या बता दीजिए इसमें, आपका दृष्टिकोण क्या है? विजय जॉली का तो शुरू से प्रेम रहा। जब आपके सारे राजनेता जेलों में थे, आपने खुद माना, मैं आया था नेपाल उस दशक के अंदर, और मैं तब भी नेपाल आया था जब आपके यहाँ पर मधेशी आंदोलन चल रहा था। मैंने आपसे तब भी संवाद किया था और मैंने कहा था नेपाल के आंतरिक मतभेदों को प्यार से सुलझाइए, प्यार से हर चीज का समाधान है। लेकिन आज जो जरूरत है, नेपाल के अंदर नई इंडस्ट्रीज लगें, नेपाल के अंदर नए शिक्षा के संस्थान खुलें, नेपाल के अंदर अधिक एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज खुलें, नेपाल का ट्रैफिक सिस्टम का सुधार हो, नेपाल की जनता को कम दामों के ऊपर उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप की सुविधाएं हो, नेपालियों को अपोलो हॉस्पिटल में या मैक्स हॉस्पिटल में या फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली में क्यों आना पड़े। नेपाल के अंदर बढ़िया से बढ़िया अस्पताल क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि भारतीय और नेपाली तो एक ही मां और बाप की संतानें हैं। आज भारत किस प्रकार से दुनिया के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, पाकिस्तान किस प्रकार से आज बैंकरप्सी के कगार पे है, और नेपाल भारत के साथ रोटी और बेटी का संबंध होने के नाते अगर आज भी उसका लाभ नहीं ले सकता, तो मैं इसका दोषी नेपाल के लोकतंत्र के अंदर काम करने वाली विविध पॉलिटिकल पार्टीज के शॉर्ट टर्म सीमित विजन को दूंगा। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और नेपाल का प्रधानमंत्री प्रचंड के बीच में केमिस्ट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस भ्रमण के दौरान, क्या लग रहा है आपको? देखिए, केमिस्ट्री तो है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो प्रचंड जी भारत का दौरा कैसे करते प्रधानमंत्री बनने के बाद? वो किसी और देश लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि नेपाल भारत संबंध ऐतिहासिक है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, भारत को सद्भाव सहयोग समर्थन चाहिए। मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। आई वेलकम स्टेट। दोनों देश मिलकर काम करना है, विकास करना है, नेपाल को संपन्न बनाना है। मुझे अच्छा लगा कि नेपाल के सरकार और नेपाल के चुने हुए प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर चलने के लिए तैयार हैं, इकोनॉमिक एजेंडे पे बात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर व्यापार बढ़ेगा, अगर वहां का बैलेंस ऑफ पेमेंट सुदृढ़ होगा, नेपाल भी सक्षम होगा और भारत भी खुश होगा। अगर नेपाल में एक बम फूटता है तो उसका दर्द और टीस डॉक्टर विजय जॉली को भारत में भी होता है। आज के दिन में कांग्रेस और यूएमएल मिलकर जा सकता है कि नेपाल में नहीं? टीपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा के बीच में गठबंधन बनने के लिए भारत का दबाव है कि नहीं, नया सरकार बनाने के लिए? नेपाल में कौन से राजनीतिक दल इकट्ठे रहें या बिखर जाएं, ये उन राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे पे तय करना है। हम कौन होते हैं नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करने वाले? हम चाइनीज एम्बेसडर या चाइनीज सरकार की तरफ से की तरह बिहेव नहीं करेंगे कि अपनी एम्बेसी के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए भारत तैयार नहीं है। अभी माइक्रो मैनेजमेंट अगर विकास के लिए है तो तैयार है। इंटरनल राजनीतिक घटनाक्रम को ठीक करने का जिम्मा भारत का नहीं है। इंडिया कैन नॉट यूसर्प the role of China and its ambassador in Kathmandu by intermingling, by interfering in the internal affairs of Nepal. Let's that be very clear. हम नेपाल के आंतरिक राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी करने के पक्ष में नहीं, ना कल थे, ना आज हैं और ना कल रहेंगे। थैंक यू सो मच विजय जॉली जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया है। मैं आपको बहुत सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ और मैं सभी नेपाल के भाइयों और बहनों को आपके इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं और जय हिंद और जय नेपाल कहना चाहता हूं। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। राष्ट्रको शान, किसान। Dimex UPVC window and door system made in Nepal.